नमस्कार साथियों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल वेदांता जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है हमारे इस वीडियो का, दुनिया बैठी है बारूद के ढेर पर, या तीसरे महायुद्ध या तीसरे विश्व युद्ध का आगाज होने वाला है क्या। जिस तरह की घटनाएं इस समय विश्व परिदृश्य में हो रही हैं, या जिस तरह के क्रियाकलाप देशों के द्वारा किए जा रहे हैं, या जिस तरह का माहौल इस समय बन रहा है पूरे विश्व में, कोई एक पार्टिकुलर ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके ऊपर आरोप या प्रत्यारोप किया जा सके। पूरे विश्व में ये एक ऐसी स्थिति बन रही है जो आने वाले समय में किसी बड़े महायुद्ध का या बड़े युद्ध का या तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। वो चाहे मिडिल ईस्ट का इलाका हो, चाहे यूरोप का इलाका हो, या फिर अमेरिका लैटिन अमेरिका का इलाका हो, या फिर हमारे भारत के अड़ोस पड़ोस में जिस तरह की घटनाएं बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रही हैं, या चीन साउथ चाइना सी में जिस तरह की आक्रामक कार्रवाइयाँ कर रहा है, ताइवान को लेकर जिस तरह वो आक्रामक हो रहा है, या फिर हम ईरान में देख रहे हैं कि जिस तरह वहाँ विरोध प्रदर्शन के नाम पर सत्ता परिवर्तन की मांग हो रही है, और उसमें जो पश्चिमी देश हैं, खासकर अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, ये सब मौके की तलाश में है कि किस तरह वहाँ पे हस्तक्षेप किया जाए। या फिर हम सऊदी अरब, यूएई जो है, यमन में किस तरह आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, या रूस और यूक्रेन का जो पिछले 4 सालों से युद्ध चल रहा है, या फिर पिछले इस साल के 2026 के स्टार्टिंग में जिस तरह अमेरिका ने वेनेजुएला में आक्रामक कार्रवाई के द्वारा वहाँ के राष्ट्रपति को बंधक बना लेता है, निकोलस मादुरो को, और अपने अड़ोस पड़ोस के देशों, चाहे वो मैक्सिको हो, कनाडा हो, ग्रीनलैंड हो, या और जो कई सारे देश हैं, कोलंबिया है, इन सबको लगातार वो धमका रहा है, क्यूबा है। तो ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं या जो तैयारियां हो रही हैं, क्या ये किसी भयानक महायुद्ध की तैयारी है, या कोई ऐसी जो छोटी सी चिंगारी जो आगे चल के एक भयंकर युद्ध का रूप ले लेती है। इन सब पे बात करेंगे। जिस तरह का इस समय पूरे विश्व के अंदर माहौल क्रिएट किया जा रहा है, और सभी देश इसमें इन्वॉल्व हैं, कोई एक देश के ऊपर अपेक्ष नहीं किया जा सकता, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चीन हो, या मिडिल ईस्ट के देश हों, सऊदी अरब है, यूएई है, इजराइल है, भारत पाकिस्तान के जैसे संबंध हैं, या हमारे बांग्लादेश में जिस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं, जिस तरह की अराजकता और राष्ट्रवाद के नाम पर और धर्म के नाम पर जिस तरह लोगों को भड़काया जा रहा है, या फिर साउथ अफ्रीकी देशों में जिस तरह के जातीय संघर्ष और नक्सली संघर्ष हो रहे हैं, क्योंकि वो गरीब देश हैं और ज़्यादा बड़े देशों का उनसे कुछ लेना देना नहीं है, और साधन संपन्न नहीं है, उनके पास उतने मिनरल रिसोर्सेज नहीं है, तो वहाँ की जो लड़ाइयाँ हैं वो दब जाती हैं। लेकिन जितनी मारकाट और जितने लोगों की वहाँ हत्याएं होती हैं हर साल, वो एक किसी बड़े युद्ध है या महायुद्ध में उतनी हत्याएं या उतने लोग विस्थापित नहीं होते हैं जितना साउथ अफ्रीका में होता है। लेकिन क्योंकि उन देशों के साथ उतने रिलेशन विदेशों बाहरी देशों का नहीं है, जो विकसित कंट्रियां हैं या जो सुपर पावर हैं, जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, वो सिर्फ जो है उन देशों में ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं या अपना प्रभाव वहाँ बढ़ाना चाहते हैं, जिन देशों के पास आज के समय में मिनरल्स हैं, जिनके पास गैस है, जिनके पास तेल है, या जिनके पास ऐसे मटेरियल हैं जो आज के आधुनिक युग में जो जो प्रतिस्पर्धा हो रही है औद्योगिकरण को लेकर, चिप डेवलपमेंट के लेकर, या फिर जो हमारी रक्षा इंडस्ट्री है उसको किस तरह आगे बढ़ाया जाए, तो ये सब चीज़ें जहाँ मिल रही हैं, उन देशों का ज़्यादा उन देशों पर प्रभाव बनाने की कोशिश, उन देशों पर किसी भी तरह अपने उपनिवेश का ये नव
उपनिवेश का दौर फिर से स्टार्ट हो रहा है। जिस तरह एक देश दूसरे देश के ऊपर अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरह वहाँ की राजनीतिक प्रशासन को अपने पक्ष में करने के लिए वहाँ सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं, या फिर किसी छोटे मोटे विरोध प्रदर्शन के नाम पे हुआ विरोध प्रदर्शन वहाँ की सत्ता के शीर्ष को बदलने की बात होता है, या वहाँ की सत्ता पलट हो जाती है, जैसे हमने बांग्लादेश में देखा, अफ़गानिस्तान में देखा। अफ़गानिस्तान में तो तालिबान पिछले 20 सालों से अमेरिका से लड़ ही रहा था, और अमेरिका को वहाँ से बाहर निकलना पड़ा किसी तरह अपना मुँह छुपाकर। और इन सब लड़ाइयों के पीछे सिर्फ अपने प्रभाव को बढ़ाना, अपने इंडस्ट्री को कैसे आगे ले जाएं, कैसे उनके जिन देशों के ऊपर प्रभाव है उनके रिसोर्सेज को, उनके जो खनिज पदार्थ हैं उसको किस तरह अपने इंडस्ट्री के लिए, अपने देश के लिए फ़ायदेमंद बनाया जाए, ये सारी लड़ाइयाँ लगभग एक ही तरह चल रही हैं। चीन ताइवान का जो मामला है वो चीन वन चाइना पॉलिसी की बात करता है, और शुरू से उसका मानना है कि ताइवान जो है उसका है, और ताइवान और चाइना एक ही थे। ताइवान तो तब वहाँ की सरकार जो है या वहाँ पे जो लोग हैं वो चाइना से एक तरह से निकले हुए लोग हैं, वहाँ जाके उन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई, क्योंकि जो चीन के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ मतलब जापान के जाने के बाद, या जापान ने जिस तरह वहाँ की क्रियाकलाप किए थे, जो युद्ध हुए, और उसके बाद वहाँ की जो अलग अलग गुट थे उनके अंदर जो संघर्ष हुआ, और जिस तरह फिर वहाँ की व्यवस्था परिवर्तन हुआ, उसके बाद ताइवान में जो है जो विरोधी गुट था वो हावी हुआ, और धीरे धीरे उसने डेवलप करके आज ताइवान जो है चिप मेकर के रूप में, चिप डेवलपर के रूप में दुनिया में सबसे नंबर 1 पे है। और अमेरिका ज़्यादातर इंडस्ट्री आजकल चिप का इस्तेमाल कर रही हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक सामान बन रहा हो, गाड़ियाँ बन रही हों, मोबाइल बन रहा हो, या कुछ भी सेना के साजो सामान बन रहा हो, चिप का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और दुनिया की सबसे ज़्यादा चिप जो है, लगभग 90% चिप जो है वो ताइवान में बनती है। तो चीन को भी किसी भी तरह ताइवान को अपनी तरफ अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा है। ताइवान की अपनी खुद की सेना है, अपनी खुद की मिलिट्री है, अपना खुद का प्रशासन तंत्र है, अपने उसके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मतलब सारी व्यवस्था एक देश के तौर पे जो होनी चाहिए वो ताइवान की है। लेकिन उसके बाद भी चीन का ये शुरू से मानना रहा है, और काफ़ी सारे देशों का भी ये मानना रहा है कि वन चाइना पॉलिसी के तहत चीन का जो है एक तरह से ताइवान पे हक बनता है। लेकिन चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, या बहुत सारे जो और देश हैं जिनका ताइवान के साथ संबंध है, औद्योगिक संबंध है, और जिस तरह आज के युग में, आधुनिक युग में चिप, हर चीज़ में चिप का इस्तेमाल हो रहा है, तो सब की कोशिश है कि अगर चाइना उस पर और कंट्रोल कर लेगा तो जो आज के किसी भी इंडस्ट्री को ठप कर सकता है, या किसी देश की मैन्युफैक्चरिंग को ठप कर सकता है। इसलिए चाइना वहाँ ज़्यादा अपना प्रभाव या ताइवान को अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा है। इस साल की शुरुआत में जब से ट्रंप आए हैं, तब से उन्होंने अमेरिकी चुनाव में ये घोषणा भी की थी और लोगों से वादा किया था कि उनके आने के बाद पूरे विश्व में और भी शांति होगी, समृद्धि आएगी, विकास होगा। लेकिन उनके आने और कई सारे जो युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन रशिया युद्ध हो, या मिडिल ईस्ट का युद्ध हो, या उस समय गाजा में इजराइल लगातार बमबारी और हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था, तो उनका ये कहना था कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो ये जो सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं या सारे युद्ध चल रहे हैं या संघर्ष चल रहे हैं, इनको हम 24 घंटे में या महीने भर में ख़त्म कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वो अपनी बात से पलटते हुए कई सारे देशों के ऊपर सैंक्शन लगाया। कई सारे, जैसे भारत, चाइना और बहुत सारे देश थे जिनके ऊपर, लगभग पूरे विश्व के ऊपर उन्हें टैरिफ बम फोड़ा। भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया, फिर 50% टैरिफ लगाया, चाइना के ऊपर 200-250% टैरिफ लगाया, क्योंकि चीन के बिना उसका काम नहीं चलता, उसकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी।
इसलिए उनकी बातचीत आगे बढ़ गई। भारत के साथ लगातार ट्रेड डील पे बात चल रही है और वो लगातार कोई ना कोई उल्टे सीधे वक्तव्य देते रहते हैं। तो वो काम किया। उसके बाद उनके आते ही उन्होंने कनाडा को बोला कि ये मेरा 51वां राज्य हो जाए, या फिर मैक्सिको, वेनेजुएला, क्यूबा, इन सब देशों के ऊपर मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप लगाए। और इस रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए उन्होंने पहले प्रयास किया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली, क्योंकि रूस अभी रुकने वाला नहीं है। रूस अपने पुराने वैभव को फिर से हासिल करना चाहता है, और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो रूस को उस जगह पहुँचाना चाहते हैं जहाँ एक समय सुपर पावर के तौर पर रूस था। तो रूस इसलिए नहीं रुक रहा है, रूस को अपना पुराना वैभव चाहिए, और रूस को वो सारी चीज़ें चाहिए जो उसके व्यापार को, उसकी तरक्की में जो बाधा बन रही हैं, उन सबको वो अपने कंट्रोल में करना चाहता है। इस वजह से रूस यूक्रेन युद्ध ख़त्म नहीं हो रहा है। और यूक्रेन का जिस तरह पश्चिमी देश और अमेरिका और नाटो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन सबको लग रहा है कि अगर रूस ने किसी तरह यूक्रेन पे कब्जा कर लिया या यूक्रेन पे कंट्रोल कर लिया, तो अगला नंबर किसी और देश का लग सकता है। पोलैंड है, और भी कई सारे अगल बगल के देश हैं जो छोटे छोटे देश हैं, या बहुत सारे ऐसे देश थे जो रूस से अलग होकर देश बने हैं। इन सबको लग रहा है कि अगर यूक्रेन पे कब्जा हो गया या यूक्रेन पे रूस का प्रभाव पूरी तरह से जम गया, तो अगला नंबर किसी और का होगा, और आने वाले समय में रूस पूरे यूरोप पे काबिज होने की कोशिश करेगा। तो एक ये लड़ाई इसलिए नहीं थम रही है क्योंकि रूस रुकने वाला नहीं है, और यूक्रेन के पीछे नाटो और पश्चिमी देश और अमेरिका लगा हुआ है। इस वजह से भी ये युद्ध नहीं रुक रहा है। अमेरिका जिस तरह इस समय आक्रामक कार्रवाइयों के द्वारा, चाहे वेनेजुएला में किया हो, वो मादक पदार्थों की तस्करी के लिए ये सब चीज़ हुआ, जो है वहाँ के राष्ट्रपति को किडनैप किया गया और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है अमेरिका के अंदर ले जाके। लेकिन सारा खेल वहाँ तेल का था, क्योंकि वेनेजुएला में दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल भंडार है, तेल और गैस का भंडार है। और वेनेजुएला में तेल का भंडार बहुत है, बहुत सारा रिसोर्सेज उनके पास है, बहुत सारा खनिज पदार्थ और भी कई सी चीज़ों का है, लेकिन उनका प्रोसेसिंग नहीं हो रहा था, उनका सही तरह से मतलब सही तरह से उनको निकाला नहीं जा रहा था, और बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए थे अमेरिका के द्वारा और पश्चिमी देशों के द्वारा, क्योंकि वो साम्यवादी देश हैं और रूस और चीन के ज़्यादा करीबी थे। इस वजह से वेनेजुएला उनको सुन नहीं रहा था, और बहुत सारी अमेरिकी कंपनियों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 90 के दशक में। तो इस वजह से ट्रंप ने वहाँ ऐसी कार्रवाई की। अब वो वहाँ की जो रिफाइनरी हैं या वहाँ की जो तेल उत्पादन है, उस पर पूरी तरह से अमेरिका कब्जा कंट्रोल कर रहा है। अभी वहाँ निकोलस मादुरो को ले जाने के बाद, किडनैप करने के बाद, अभी वहाँ थोड़ी सी यथास्थिति बनी हुई है। वहाँ के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया गया है, लेकिन कब तक वो अपने पद पे रहेंगी और कब तक अमेरिका कैसे उन चीज़ों को कंट्रोल करेगा। उसके बाद वो ग्रीनलैंड लेने की बात कर रहे हैं डेनमार्क के साथ और नाटो के साथ, और जो पश्चिमी देश हैं, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ये सारे देश भी घबराए हुए हैं, क्योंकि अब ट्रंप जो है ग्रीनलैंड को अपने में कब अमेरिका में मिलाने की बात कर रहे हैं। वो बातचीत के माध्यम से, या खुद नाटो या डेनमार्क या जो पश्चिमी देश हैं उसको गिफ्ट करते हैं, या फिर वो सैनिक कार्रवाई के द्वारा ग्रीनलैंड को अपने में मिलाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा मैक्सिको हो गया, कोलंबिया हो गया, या फिर जैसे अभी ईरान में जिस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहा है, एक महंगाई और मुद्रास्फीति को लेकर शुरू हुआ है विरोध प्रदर्शन, महिलाओं के अधिकारों के लिए, मानव अधिकारों हनन के लिए। उसके बाद इस्लामी रिपब्लिक के विघटन और वहाँ के जो सर्वोच्च जो वहाँ की संस्थाएं हैं, या जो इस्लामिक रिपब्लिक के नाम से या इस्लामी शासन के नाम से वहाँ शासन सत्ता चलता है, उसको बदलने की बात, मतलब एक तरह से सर्वोच्च जो प्रशासन उसको बदलने की बात हो रही है। और कई सारे मीडिया रिपोर्टों में और सुनने देखने को मिल रहा है कि वहाँ हज़ारों लोगों को गोली मार दिया गया है, या उनकी लगातार हत्याएं हो रही हैं प्रदर्शनकारियों को, कई हज़ार लोगों को जेलों के अंदर ठूस दिया गया है।
ईरान भी झुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा तो ईरान भी जो भी उसके अड़ोस पड़ोस के देश हैं जो अमेरिका से जिनके अच्छे संबंध हैं, चाहे वो कतर हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, इज़राइल हो, उन और बहुत सारे बेस हैं जो अमेरिका के यहाँ इस क्षेत्रों में है। कतर में सबसे बड़ा बेस है अमेरिका का, जो हमारे इस रीजन में है, मिडिल ईस्ट में। कई दसियों हज़ार सैनिक वहाँ अमेरिकी सैनिक रहते हैं। वो उसके ऊपर हमला कर सकता है। जो उसने इज़राइल और ईरान के जो 12 दिन का युद्ध हुआ था पिछले साल 2025 में, उसमें उसने एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया था, क्योंकि लंबी दूर की मार करने वाले उसके पास मिसाइलें हैं। अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका मिलिट्री पावर है, उसके सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन अमेरिका की कोशिश होगी कि ग्राउंड पे ना उतर के वो किसी तरह विरोध प्रदर्शन के नाम पे किसी तरह व्यवस्था परिवर्तन हो जाए, वहाँ के सर्वोच्च जो इस्लामिक धर्मगुरु हैं उनको किसी तरह से वहाँ से हटाया जाए और वहाँ की उसकी व्यवस्था को लोकतंत्र के बहाली के नाम पे, मानवाधिकार के उल्लंघन के नाम पे और कई सारे सैंक्शनों के द्वारा अमेरिका की कोशिश में है कि ईरान में व्यवस्था परिवर्तन हो। यूक्रेन रूस का 4 सालों से युद्ध चल ही रहा है। इसके अलावा और भी कई सारे देश हैं, जैसे साइप्रस, तुर्की, ये छोटे छोटे हैं, या अजरबैजान, और अजरबैजान के साथ जिस तरह की छोटे छोटे युद्ध होते रहते हैं 2 दिन 4 दिन का। या फिर हम यमन में देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से सऊदी अरब यमन में लड़ रहा है, और सऊदी अरब की ये कोशिश है किसी तरह हमें यमन के जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, पेट्रोलियम जो तेल क्षेत्र है, उसको किसी तरह अपने में मिलाया जाए। या फिर साउथ चाइना सी में चीन जिस तरह की आक्रामक कार्रवाइयाँ कर रहा है अपने पड़ोसी देशों के साथ, या फिर ताइवान को ज़बरदस्ती सैन्य कार्रवाई के द्वारा और लगातार उसके चारों तरफ युद्धाभ्यास के द्वारा फायर लाइव ड्रिल और भी कई सारे ऐसी आक्रामक कार्रवाइयों के द्वारा ताइवान को अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा भारत को भी अस्थिर करने के लिए या भारत को अपने प्रभाव में लाने के लिए लगातार चाइना, चाहे वो पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में हो या श्रीलंका में हो या थाईलैंड, मालदीव में हो, इन सभी देशों में लगातार वो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कर्ज देकर या सैनिक सहायता, मतलब सैनिक साजो सामान के द्वारा उसको अपनी तरफ करने में कोशिश में लगा रहता है, ताकि भारत को डाउन किया जाए, भारत की तरक्की को रोकी जाए और भारत को किसी तरह अपने प्रभाव में रखा जाए। भारत के अरुणाचल प्रदेश का इलाका हो या गलवान या लद्दाख का इलाका हो या अक्साई चीन में जिस तरह की वो कार्रवाइयाँ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे काम करता अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहा है, तो भारत को भी घेरने की पूरी कोशिश करता है। जिस तरह डोकलाम में हुआ या अरुणाचल प्रदेश में आए दिन वो कभी नक्शे के नाम पे नक्शा परिवर्तित कर देता है, कभी किसी क्षेत्र का नाम बदल देता है, या स्टेपल वीज़ा वहाँ के लोगों के लिए इशू कर देता है। तो इन तरह जो है भारत को वो परेशान करने की या भारत को घेरने की कोशिश उनके अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ करता रहता है, क्योंकि भारत संतुलित कार्रवाई करता है। भारत संतुलित किसी भी मुद्दे को बातचीत के माध्यम से हल करने की कोशिश करता है। अगर भारत भी उस तरह की आक्रामक कार्रवाइयाँ शुरू करते तो भारत चीन कभी भी बिगड़ सकते हैं, जिस तरह डोकलाम में हुआ। लेकिन भारत ने वहाँ एक मतलब ऐसी कार्रवाई की जिससे बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति न बने। और हिंद महासागर में जिस तरह चीन लगातार रिसर्च के नाम पे और ये सब चीज़ें करता रहता है, तो मतलब सारे देश पूरे विश्व में ऐसी स्थिति है। जो भी पावरफुल देश है, चाहे अमेरिका हो, चाहे सऊदी अरब हो, इज़राइल हो, ईरान हो, रूस हो, चाहे चीन हो, भारत हो, मतलब हर देश युद्ध की तैयारियों में लगा हुआ है, किसी न किसी देश से उलझा हुआ है। जो परमाणु संपन्न देश हैं वो लगातार अपने परमाणु जखीरों को बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति अगर कहते हैं कि हम अपने परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, तो
या पाकिस्तान लगातार परमाणु बम की धमकी देता रहता है भारत को। तो इन सब को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि मतलब आज के समय में किसी के पास परमाणु बम होना और नहीं भी होना, फिर से पहले था कि परमाणु बम अगर किसी देश के पास है तो वो किसी ऐसे देश के ऊपर हमला नहीं करेगा जिसके पास परमाणु बम नहीं है। या फिर भारत और पाकिस्तान का जो अभी संघर्ष हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, इसमें दिखा दिया है कि किसी दो देशों के पास अगर परमाणु संपन्न है वो, तब भी वो किसी कॉन्फ्लिक्ट को, किसी संघर्ष को वो रोक नहीं सकते। अगर क्योंकि सारे देश राष्ट्रवाद के नाम पर, और उनके पास एक बहाना होता है कि हमारे पास इस मतलब ऐसी कार्रवाई करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। मतलब सब अपने देश की जनता को बरगलाने के लिए, अपने देश की जनता को अपने साथ जोड़े रखने के लिए ऐसी कार्रवाइयों का सहारा लेते हैं, ताकि उनकी सत्ता बची रहे, और वो जो है सत्ता में बने रहें। इस वजह से सारे देश ऐसी कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। और जिस तरह नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए युद्धक सामान बन रहे हैं, हर देश की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें बन जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक गोला फेंकने वाले तोपें आ जाएं उनके पास, ड्रोन का जखीरा हो जाए। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए ड्रोन आ रहे हैं सर्विलांस के लिए, अटैक के लिए। तो सारे देश एक अंधी दौड़ में लगे हुए हैं कि किसी तरह अपनी सेना को मजबूत किया जाए, किसी तरह कैसे उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा फाइटर जेट आ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लंबी दूरी की मिसाइलें मार करने वाली आ जाएं, सभी देशों के पास अपना परमाणु बम हो जाए। मतलब एक अंधी दौड़ मची हुई है, और इस अंधी दौड़ में कब कौन सी छोटी से छोटी चिंगारी एक भयानक युद्ध का रूप ले लेती है, या कौन से वो भयानक युद्ध कैसे अपने दायरे को बढ़ाते हुए पूरे विश्व को अपने में समेट लेता है, ये कहा नहीं जा सकता। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें एक राजकुमार की हत्या हो जाती है, और उसके बाद वो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनता है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो कई दशकों से लगातार चरम राष्ट्रवाद की तरफ देश आगे बढ़ रहे थे, पश्चिमी देश। और उस समय जो सारे देश एक अंधी दौड़ में लगे हुए थे कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा देशों के ऊपर कब्जा किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपना उपनिवेश बनाया जाए। और क्योंकि ब्रिटेन का लगभग पूरे विश्व के छोटे छोटे देशों पे कब्जा था, छोटे बड़े सभी, लगभग ब्रिटेन ने पूरे विश्व पे एक समय राज किया है। और वही फ्रांस कर रहा था, वही पुर्तगाल कर रहा था। उसके बाद जब जर्मनी मजबूत हुआ तो जर्मनी में भी यही स्टार्ट किया, रूस भी यही कर रहा था। अमेरिका दूर था तो इन चीज़ों में तब सम्मिलित नहीं था। तो और उसके बाद नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए युद्ध की तैयारियां, और फिर धीरे धीरे ये एक छोटी सी चिंगारी जो वहाँ के एक हत्या होती है, और वो हत्या फिर एक देश दूसरे देश की मदद करने के बहाने, और दूसरा देश ये कह के कि हमारे ये ज़रूरी है कि इनको सबक सिखाया जाए, और इस तरह ये प्रथम युद्ध का कारण बना। उसके बाद फिर द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पहले पोलैंड पे, फिर और सर्बिया पे, 2-3 देशों पे कब्जा करता गया, और हर बार यूरोप को लगा कि चलो यहाँ से ये रुक जाएगा, यहाँ से रुक जाएगा, और फिर धीरे धीरे वो पूरे यूरोप पे अधिकार जमाने की कोशिश में लग गया, और फिर वो दूसरे विश्व युद्ध का कारण बना। तो कोई भी आज का जो माहौल है वो लगभग मिलता जुलता है। दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे युद्ध की तैयारियां ना हो रही हों, या कोई छोटा मोटा संघर्ष ना चल रहा हो, चाहे वो लैटिन अमेरिकी देश में हो, वो वहाँ पे रूस और चीन का डर दिखाया जा रहा है, चाहे वो मध्य पूर्व हमारे जो मिडिल ईस्ट है, जो तेल समृद्ध इलाका है, वहाँ पे इज़राइल लगभग 2-3 देशों को वो पीट पाट चुका है, चाहे वो लीबिया में हो हिजबुल्लाह को, या सीरिया में बशर अल सदर की सत्ता हटा के वहाँ पे नया प्रशासन लाया है, और वहाँ पे लगातार बमबारी कर रहा है, या ईरान के साथ वो 12 दिन का युद्ध लड़ चुका है, गाजा पट्टी को पूरी तरह से समतल कर चुका है।
इसी तरह सऊदी अरब यमन में, सऊदी अरब यूएई यमन में भिड़े हुए हैं। इराक, ईरान में जिस तरह की कार्य चीज़ें चल रही हैं विरोध प्रदर्शन के नाम पे, और लगातार वहाँ लोगों को मारा जा रहा है अपनी सत्ता को बचाने के लिए। और पश्चिमी देश और उसके अड़ोस पड़ोस के जो देश हैं जो ईरान के प्रभाव से ग्रसित हैं या ईरान के प्रभाव बढ़ते हुए प्रभाव से वो सशंकित हैं, वो किसी तरह की कोशिश है कि वहाँ की शासन प्रशासन को बदला जाए, या फिर भारत में हमारे अड़ोस पड़ोस में जिस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं, चाहे पाकिस्तान में हो, इतना पीट पिटाने के बाद भी वो बाज नहीं आ रहा है और हरदम वो गिदड़ भपकी, चाहे वो परमाणु बम हमले की गिदड़ भपकी देता रहता है, युद्ध की गिदड़ भपकी देता रहता है। उसके खुद के जो क्षेत्र है, चाहे बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तून हो, और कई सारे इलाके हैं जहाँ पे लगातार आतंकवादियों को पाला पोसा गया और वो उसी को खाने में पाकिस्तान को ही निगलने लगे हैं। आने वाले समय में पाकिस्तान भी 2-4-6 टुकड़ों में हो जाएगा अगर यही हाल चलता रहा। या फिर हम बांग्लादेश में देख रहे हैं कि किस तरह एक स्टूडेंट विद्रोह को, वहाँ का शासन तंत्र को उखाड़ फेंकता, एक लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका और वहाँ के प्रधानमंत्री को भारत में शरण लेनी पड़ी। और उसके बाद से लगातार वहाँ विरोध के नाम पे, चरमपंथ के नाम पे लोगों की हत्याएं हो रही हैं, खासकर हिंदुओं की वहाँ हत्याएं हो रही हैं। और भारत से जो हमारे पूर्वोत्तर भारत के इलाके हैं उसको काटने की बात करते हैं या उसको अपने मिलाने की बात करते हैं। या फिर चाइना जिस तरह वहाँ साउथ चाइना सी में अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है, या उसके अड़ोस पड़ोस की जो सभी देशों से उसके बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, या ताइवान को अपने मिलाने की बात कर रहा है। रूस यूक्रेन का युद्ध लगातार चल रहा है, कई लाख लोग विस्थापित हो गए हैं, लाखों लोगों की जान जा चुकी है। तो मतलब दुनिया का कोई ऐसा इलाका नहीं है, या जो ग्रीनलैंड का इलाका है जो बर्फीला है, जहाँ 50-60 हज़ार के करीब लोग हैं और बहुत शांत इलाका था, वैसी जगहों पे जो है जब दुनिया की महाशक्तियाँ आपस में भिड़ने लगती हैं तो कब कौन सा देश किसके ऊपर आक्रमण कर देगा, कब कौन सा देश किसी अपनी सुरक्षा को लेकर बयानबाजियों के द्वारा राष्ट्रवाद के नाम पर, और कौन सा देश किसके ऊपर कब सैंक्शन लगा देगा, कब युद्ध शुरू हो जाएगा, और कौन सा ऐसा छोटा सा युद्ध जो है बड़े युद्ध का रूप लेगा, और फिर धीरे धीरे वो अपने में सारे जो छोटे छोटे पॉकेट में ये संघर्ष चल रहे हैं, कब ये बड़े रूप में ले लेंगे और पूरे विश्व को अपने में समाहित कर लेंगे, ये कहा नहीं जा सकता है। तो इसी पे आज बात कर रहे थे कि आने वाला समय पूरे विश्व के लिए बहुत ही संघर्षमय है और बहुत ही चिंताजनक है जो स्थिति आज की बन रही है पूरे वर्ल्ड में। जिस तरह के संघर्ष चल रहे हैं, जिस तरह की तैयारी हो रही हैं, और जिस तरह की राजनेताओं के द्वारा, राष्ट्रपतियों के द्वारा, जो भी शीर्ष सत्ता पे बैठा हुआ है, जिस तरह की बयानबाजियाँ हो रही हैं, और जिस तरह अंधी दौड़ मची हुई है बम गोला बारूद इकट्ठा करने की और बनाने की, वो आने वाले समय में इसका क्या भयानक रूप होगा, ऐसी ही चीज़ें चलती रहेंगी या इसकी परिणति कहाँ होगी, ये जाके रुकेगा कहाँ, ये तो भविष्य के गर्भ में है। तो हम लोग तो यही प्रार्थना कर सकते हैं या यही सोच सकते हैं, या लोगों को, क्योंकि हमारी बात तो वहाँ तक पहुँच नहीं सकती, लेकिन जो स्थिति है और जिस तरह की स्थितियाँ बनाई जा रही हैं या जिस तरह की स्थिति चल रही है, वो आने वाले समय में विश्व के लिए बहुत संकटकारी होगा, बहुत कष्टकारी होगा, और ये मानव सभ्यता के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा डराने वाली चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही है। ये मेरा YouTube चैनल है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आने वाले समय में फिर और किसी मुद्दे पे आपसे फिर से रूबरू होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।